my dear student, welcome to Trishul Defence Academy. Myself Ratan Chandra. We will continue fifth lecture of haloalkanes and haloarenes. So let's begin. Last टर्म पर हम लोगों ने जहाँ तक स्टडी किया था वो पार्ट था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। डाइपोल मोमेंट में कुछ चीजें मैंने डिस्कस किया था, तभी टाइम खत्म हुआ था और टाइम खत्म होने के कारण, कम होने के कारण मैं लास्ट टाइम टीच नहीं कर पाया था। तो अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट मैंने बता दिया था कि व्हाट डू यू मीन ऑफ डाइपोल मोमेंट, आप क्या डाइपोल मोमेंट से समझते हैं। तो उसमें बताया था कि टू चार्ज जो अपोजिट नेचर के हों मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए। मैग्नीट्यूड में सेम का मीन अगर 10 माइक्रोकूलम का एक है तो दूसरा भी 10 माइक्रोकूलम का होना चाहिए। एक 5 माइक्रोकूलम का है, दूसरा भी 5 माइक्रोकूलम का होना चाहिए। मीन्स मैग्नीट्यूड सेम। यूनिट देखो एक चीज ध्यान देना, जब मैग्नीट्यूड की बात हम करें तो दो चीजें एक साथ आपके माइंड में आनी चाहिए। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ये बात माइंड में आनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है आपको और फिर यूनिट देखना है, तो मैग्नीट्यूड हो गया। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट होगा तो एक मैग्नीट्यूड हो जाता है, एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है। तो हम लोग बात कर रहे थे डाइपोल की। तो डाइपोल में मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होगा, नेचर ऑफ चार्ज अपोजिट होगा। वो स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो ये एक डिवाइस बनती है जिसे हम लोग डाइपोल कहते हैं। डाइपोल मोमेंट की बात किया तो बताया था कि दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे चार्ज की बात जब करते हैं तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, और वैसे जब डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अब यहां पर डाइपोल लास्ट टाइम मैंने बनाया भी था। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। आप ये ध्यान दें कि आप यहां निगेटिव ले सकते हो या पॉजिटिव कहीं भी ले सकते हो। प्लस क्यू टू माइनस क्यू। जब बात आती है केमिस्ट्री की, एक पॉइंट याद रखना है कि जब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल की बात करें, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होगा, कैसा होना चाहिए, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये बात ध्यान दे रहना कि डाइपोल जब भी कोई होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जब बताना होगा आपको, डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होगी। डाइपोल मोमेंट जैसा अभी डिस्कस किया कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन प्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक पॉइंट और यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दिए रहना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ये केमिस्ट्री के अंदर होगी। जब आप केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हो तब तो ये होगा, लेकिन यही डायरेक्शन अगर फिजिक्स की स्टडी आप करते होते तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर आप फिजिक्स की स्टडी करते तो डाइपोल मोमेंट में डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव बताना पड़ता, और केमिस्ट्री की जब स्टडी कर रहे हो तो डाइपोल मोमेंट किधर से किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव। मान लो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कभी कंफ्यूजन हो तो फिजिक्स का तुम सर्किट याद रखना, सर्किट कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बैटरी के सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो वो चीज याद रखना कि डायरेक्शन जो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव होगी फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में
सर्किट याद रखना, सर्किट में, किसी सर्किट में हम लोग किधर से किधर मूव करते हैं। आउटर जैसे सर्किट है तो सर्किट में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के अंदर बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये सब ध्यान रहे। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इन फिजिक्स एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव इन केमिस्ट्री, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। इसकी यूनिट बता दिया है, डिवाई होता है। और इसमें फार्मूले के बारे में भी बता दिया है कि फार्मूले की बात करोगे तो डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, किसी एक चार्ज, डाइपोल के किसी एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर लें, सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है Ln, तो 2L टोटल डिस्टेंस और किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये डाइपोल मोमेंट हो जाता है। इसी को आप डीवाई में फाइंड आउट करते हैं, डीवाई। डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें आगे केमिस्ट्री में, तो डाइपोल मोमेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वेरियस एलिमेंट का, तो ये न्यूमेरिकली न्यूमेरल वे में भी आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ का मैं एक तरीका, एक मेथड, रूल रेगुलेशन कुछ बताता हूं, जिससे आप देखते ही कुछ कंपाउंड का बता लेंगे कि ये डाइपोल मोमेंट इसका होगा, डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज एस्टिमेट कर लेंगे। और जैसे देखें आप, अगर किसी सेंट्रल कोई कंपाउंड है, CH4 को लेते हैं फर्स्ट, CH4 जैसे है, सेंट्रल एटम पर देखना क्या बॉन्डिंग के बाद लोन पेयर बचता है क्या। अगर लोन पेयर नहीं बचता है और जो सेंट्रल एटम हो, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग एटम जो होंगे, अगर सेम टाइप के, सभी सेम टाइप के हो, नंबर जो भी हो सकता 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, सराउंडिंग एटम का, सराउंडिंग लिगेंड्स भी कर सकते हो, प्रेजेंट टाइम में लिगेंड्स भी बोल सकते हो। तो सराउंडिंग एटम का अगर नंबर सेम टाइप के सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग लिगेंड सेम टाइप का है सेंट्रल एटम के, तो हमेशा याद रखना। और ये भी ध्यान देना, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। लोन पेयर क्लियर है सभी को, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट न किया हो, जो बॉन्ड फॉर्मेशन न किया हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से ये 1 लोन पेयर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि pair of electron which is not participate in bond formation, which is not participate in chemical reaction, such type of electron pair is known as lone pair। तो ऐसे आप बता सकते हैं, लोन पेयर को डिफाइन कर सकते हैं। तो मीथेन की बात कर रहा था, मीथेन में देखो, जब मीथेन की बात करेंगे, CH4, कार्बन कंसिस्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 4 इलेक्ट्रॉन। Each electron of carbon shared with one electron of hydrogen. It means 4 hydrogen shared with 4 electron of carbon. अब देखो, क्या कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचा क्या? कोई इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास नहीं बचा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बचा सेंट्रल एटम पर, और चारों सराउंडिंग एटम जो लिगेंड्स है या सराउंडिंग एटम है ये सेम टाइप के हैं, और लोन पेयर सेंट्रल एटम पर ना हो, तो ऑलवेज डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ये देखकर बता सकते हो। अब बताओ, थिंक करके बताना कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। मैंने लिखा PCl5, थिंक करके बताओ डाइपोल मोमेंट ऑफ PCl5 0। वही देखो, PCl5 में डाइपोल मोमेंट 0 होने के कारण पहले तो सेंट्रल एटम बनाएंगे। सेंट्रल एटम बनाकर, सेंट्रल एटम किसको कहेंगे पहले इसको भी जानना जरूरी है कि सेंट्रल एटम कौन सा होता। सेंट्रल एटम कंपाउंड को पहले देखना, कंपाउंड में जिस एलिमेंट का नंबर मिनिमम हो वो सेंट्रल एटम होगा। ये फर्स्ट सेलेक्ट करने का तरीका है। कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे पहचानोगे कि सेंट्रल एटम है। तो फर्स्ट जो पॉइंट, फर्स्ट आपके माइंड में जो ध्यान जाना चाहिए कि ये कि क्या कंपाउंड में किसी एटम का नंबर सबसे कम है।
जिसका नंबर कम है वो सेंट्रल एटम। फिर दूसरी बात, हो सकता है कि दो एटम कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम सेम हो। अगर नंबर ऑफ एटम सेम हो गया तब कैसे पहचानोगे सेंट्रल एटम कौन सा बने? जैसे मान लो मैंने कहा H2O2, H2O2, तो ऐसे कंडीशन में ये देखना कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, या ऐसे सेलेक्ट कर लेना कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही सेंट्रल एटम हो जाएगा। दो बातें बताई मैंने। फर्स्ट कि सेंट्रल एटम वो होगा जिसका नंबर कम होगा। देखो क्लोरीन 5 एटम है, फास्फोरस 1 एटम है, तो फास्फोरस इज अ सेंट्रल एटम। मीथेन में देखो कार्बन सेंट्रल एटम बना था, भाई का नंबर ऑफ कार्बन 1 था, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 था। तो नंबर जिसका मिनिमम होगा वही सेंट्रल एटम बनेगा। ऐसे H2O2 की बात करें, यहां नंबर देखो सेम हो गया, 2 एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम हाइड्रोजन का, तो सेंट्रल एटम किसको बनाया जाए? तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को बनाना पड़ेगा। इसके पास जो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास जो है ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 8 to 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो ज्यादा हो गया, इसलिए सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। ये दो बात अभी आप ध्यान रखो, और जब इसको डिस्कस करेंगे कभी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कोई चीज, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। और अभी देखें सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका मैंने बताया। डाइपोल मोमेंट बताया कि जीरो कैसे हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस बताया कि डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। इसका क्यों होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फास्फोरस कंटेन करता है 5 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, और क्लोरीन कंसिस्ट 7 इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यहां पर ये। और फास्फोरस का ऑक्टेट नहीं, ये आप जानते हो थर्ड पीरियड मोर देन 2 पीरियड का जब मेंबर होता है, थर्ड या मोर देन थर्ड पीरियड का मेंबर होता है, तो ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए वो कंपल नहीं होता, वो बाध्य नहीं होता है। और डी सबसेल पाया जाता है, जिसमें डी सबसेल पाया जाता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये ऑक्टेट नहीं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल नंबर अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करें तो इस प्रकार से देखो आप, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका PCl5। क्या सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बचा? क्या लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ये? अब देखो डाइपोल मोमेंट उसका होगा जिसके पास सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम सेम हो। सराउंडिंग एटम अगर ये चेंज हो जाता, मान लो एक फ्लोरीन हो जाता, तब इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। मान लो मीथेन का केस लिया था, मीथेन में 3 हाइड्रोजन एक क्लोरीन कर देते, अब ये डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन सराउंडिंग एटम चेंज हो गया। सराउंडिंग एटम सेम टाइप का नहीं है, सेम टाइप का होगा तभी 0 होता है, और लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। अब यहां पर देखो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग का लोन पेयर नहीं देखते, ये ध्यान देना। किसका देखते हैं? सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सराउंडिंग से हमें कोई मतलब नहीं, सराउंडिंग बस सेम टाइप का होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। अब यहां पर जैसे इसकी स्टडी करो, यहां पर लोन पेयर तो नहीं है, सेंट्रल एटम डज नॉट कंटेन लोन पेयर नहीं है,
लेकिन सराउंडिंग एटम देखो हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन हो गया, सराउंडिंग एटम चेंज हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो। ठीक है, ऐसे अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो जाए, सराउंडिंग एटम सेम हो, तो भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। जरा देखो एक एग्जांपल, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, सराउंडिंग एटम सब सेम है। देखो सेम टाइप के, मैंने यही बताया ना, सराउंडिंग एटम सेम टाइप का होना चाहिए। सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग लिगेंड सब सेम टाइप के हों, लेकिन सेंट्रल पर लोन पेयर होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो इसका अमोनिया का डाइपोल मोमेंट म्यू कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होगा। वाटर का केस ले लो, वाटर के केस में देखो सराउंडिंग एटम सेम है, लेकिन यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो म्यू जीरो नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई क्या? अगर ये बात क्लियर ना हो, अगेन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे फिर इस पर और डिस्कस कर सको। ये एक बहुत इलाबोरेट टॉपिक है, इसका डिस्कशन पूरा 1 लेक्चर लगेगा डाइपोल मोमेंट का। ये सब चीजें इनिशियली 11th में आप स्टडी करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फोकस किया, कुछ पॉइंट को बताया आपको कि ऐसे कंडीशन में सेलेक्ट कर लेना डाइपोल मोमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा। और इसी पर बेस्ड मैं कुछ कंपाउंड 12th में है जिनके डाइपोल मोमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है इस चैप्टर में, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखें, जैसे ये कंपाउंड है आपके पास CH3F, CH3 शेयर, CH3Br, CH3 आयोडीन, मेथाइल आयोडाइड, मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल फ्लोराइड। आईयूपैक नेम आप सेल्फ से ले सकते हैं, फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन एंड आयोडोमीथेन। इस प्रकार से आईयूपैक नेम इसका है। अब इसमें अगर आपसे डाइपोल मोमेंट की बात करें, जैसे इसको फर्स्ट कंपाउंड कर दें, ये सेकंड कंपाउंड है, ये थर्ड, ये तो क्लियर हो गया देखकर ही कंपाउंड जैसा अभी मैंने डिस्कस किया, इस बेस पर ये क्लियर हो गया कि डाइपोल मोमेंट इसमें किसी का जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो ये पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे 12th में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम किसका होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो डाइपोल मोमेंट किसी का जीरो नहीं होगा, किसका सबसे ज्यादा होगा इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में डाइपोल मोमेंट की जब बात करें कि किसका सबसे ज्यादा इसमें होगा डाइपोल मोमेंट, इसको ये देखो, पहले तो आपको बता दें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करके इसको फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ वैल्यूज गिवन होगी, जैसे चार्ज की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो ये सब दिया रहता है जिसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी किया होगा। तो यहाँ हम लोग जो है डायरेक्ट इसको बता देते हैं कि कौन सबसे ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट की। डायरेक्ट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट में बता देता हूं, वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, वैल्यू ऑफ म्यू, ये बताना है। जैसे फ्लोरोमीथेन की बात करें तो फ्लोरोमीथेन का 1.864864 ऐसे अप्रॉक्स ये वैल्यू है, और 8485 है, 35 approx 1.85 1.86
1 पॉइंट ब्रोमो का इसका तो 1.636 है, 1.8574 ऐसे समथिंग है, आप देख लेना इसको। 1.6 इसका है, 1.83 डिवाई इसका है। डिवाई याद रखना है, यूनिट आपको सभी को मालूम है डिवाई, ये थोड़ा कैलकुलेटेड वैल्यू है तो पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन आप इसको देख लेना, अप्रॉक्स यही होना चाहिए। इसकी वैल्यू जो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा सेकंड मोर देन फर्स्ट, फर्स्ट मोर देन थर्ड, फर्स्ट मोर देन थर्ड, थर्ड मोर देन फोर्थ। ये मतलब डायपोल मोमेंट का सीक्वेंस है। क्लोरोमीथेन का सबसे ज्यादा होता है डायपोल मोमेंट, ये हमें ध्यान देना है। और बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो बॉन्ड लेंथ तो आप जानते हो कि बॉन्ड लेंथ सबसे कम जो है ये सीक्वेंशियल है। बॉन्ड लेंथ की बात करोगे, साइज की बात करोगे, साइज सबसे बड़ी आयोडीन की है तो बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी है, फिर इसकी, फिर ये सीक्वेंस होगा। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आयोडीन की क्योंकि साइज इसकी बड़ी है, और ब्रोमीन का सेकंड नंबर पर, फिर इसकी बड़ी होगी, फिर इसकी फ्लोरीन से ज्यादा बड़ी क्लोरीन की होगी बॉन्ड लेंथ, और ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ क्लोरीन से ज्यादा बड़ी। इसमें आप ये जानते हो कि ब्रोमीन की बात जब आती है, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो आयोडीन सॉलिड होता है, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है। और बात आती है क्लोरीन और फ्लोरीन की, बोथ आर गैसेस, दोनों गैस हैं। तो इसमें ये ध्यान दिए रहना, साइज सबसे बड़ी आयोडीन की होने के कारण बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है। अगर बॉन्ड लेंथ किसी की ज्यादा हो तो इसका मतलब उसकी एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या जो एनर्जी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, सबसे कम उसी को देना पड़ेगा जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम इसकी होगी, इससे ज्यादा इसकी होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको ज्यादा एनर्जी दोगे तब ये ब्रेक होगा। ठीक है, ऐसे अगर मिथाइल क्लोराइड की बात करते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी इनके कंपेयर में ज्यादा होगी क्योंकि साइज इसकी बॉन्ड लेंथ से छोटी है। और सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किसको एनर्जी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर फ्लोरोमीथेन में देना पड़ेगा। तो ये तो एक थोड़ा सा डाटा रहा, इसको आप अपनी बुक से देख लेना। ये अपने इस बुक से, एनसीईआरटी बुक में देखना, ये आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा चेक कर लेना, एक बार इसको चेक कर लेना कि क्या ये करेक्ट है बिल्कुल, या इसमें कहीं पर कोई चेंज हो तो उसको आप सेल्फ से कर लेना, क्योंकि ये पूरा डाटा कैलकुलेटेड है। ये लर्न रखना पड़ता है, अगर हमें नहीं लर्न रहेगा तो हमें भी याद नहीं रहेगा। तो आप पढ़ोगे, आपको याद हो गया तो आपको याद रहेगा, मान लो आप नहीं पढ़े या मिस कर गए तो आपको भी भूल सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ कोई डाटा चेंज हो, तो इसको आप कर लेना। ये अगर कैलकुलेशन की बात होती है P = Q × 2L या मतलब अदर फार्मूले से, तो उसको जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा उससे मैं इसको कैलकुलेट कर देता। नेक्स्ट देखें, अब हम लोग आगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर, कि कैसे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं, इस चीज को देखें। बहुत इजी, कुछ ऐसे आपको मेथड्स बताएंगे, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस बताएंगे जिससे रिएक्शन का प्रोडक्ट आसानी से आप बना सके। इसी में चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, नहीं, अदर चैप्टर, चाहे वो कीटोनल्डिहाइड हो, एसिड हो सकता है कि ईथर हो, अल्कोहल हो, ऐसे चैप्टर में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर भी जो रिएक्शन का तरीका मैं बताऊंगा वो सभी पर इम्प्लीफाई होगा। आप ऐसे मत करना कि चैप्टर वाइज याद करते रहना, तो आप हर चैप्टर में एक चीज पढ़ोगे,
लेकिन वहां पर भूल जाएगा। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो मैं बताने चल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट्स याद रखना। तो प्रिपरेशन मेथड हो सकता है यहाँ ये प्रिपरेशन मेथड हो, कहीं हो सकता है यही किसी चैप्टर में केमिकल मेथड हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, मतलब प्रोडक्ट में जैसे यहाँ अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट में बन रहा है एल्कोहल से, हो सकता है कि कहीं अल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाना पड़े। तो ये चीज याद रखना कि हो सकता है कि यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, हो सकता है कहीं पर इसकी यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड है, हो सकता है यही कहीं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी चीज। फ्रॉम एल्कोहल हम लोग प्रिपरेशन की जब बात करेंगे किससे किससे किन किन कंपाउंड से हम लोग अल्काइल हैलाइड को बनाएंगे, इसको हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट हमारे माइंड में जाना चाहिए कि सबसे इजी फॉर्म किससे इजीली हम फॉर्मेशन कर सकते हैं हैलाइड का, तो सबसे इजीली फॉर्मेशन एल्कोहल से कर सकते हैं। एल्कोहल में भी कुछ पर्टिकुलर मेथड है जिसके थ्रू आप अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। तो सबसे पहले एल्कोहल से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग्स हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करेंगे हैलाइड्स को, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन मेथड आपने लाइटली स्टडी किया है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में हैलाइड्स बनाया होगा आपने, तो वैसे ही यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन से फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के थ्रू हैलाइड्स हम लोग बनाएंगे। लेकिन एल्कोहल से प्रिपेयर्ड अल्काइल हैलाइड और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से अल्काइल हैलाइड जो बनाएंगे, उन दोनों में डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये कि अगर हम जैसा कि आपने 11th में स्टडी किया था कि जब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन पढ़ा होगा, तो जब मीथेन का फ्री रेडिकल, स्पेशली मैं मीथेन का बता रहा हूं, आप इथेन भी पढ़े होंगे और भी कंपाउंड्स का फ्री रेडिकल फॉर्मेशन पढ़े होंगे, तो मीथेन का स्पेशली बता रहा हूं। मीथेन का जब आपने फ्री रेडिकल स्टडी किया होगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, तो वहां पर देखा होगा जब रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो तब तक ये चलती रही जब तक कि ऑल हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन रिमूव नहीं हो गया। सभी हाइड्रोजन जब तक रिमूव नहीं हो गए, जब तक जो है मेथाइल क्लोराइड टू कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बन गया, तब तक ये रिएक्शन सेल्फ से कंटिन्यू होती रही। ऐसा स्टडी किया। इसका मतलब अब देखो क्या हुआ कि हमें जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, तो एक साथ कई प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कई प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कई हैलाइड्स मिल जाते हैं, एक मिक्सचर ऑफ हैलाइड ऑब्टेन होता है। उन मिक्सचर ऑफ हैलाइड को, मान लो पर्टिकुलर हमें मेथाइल क्लोराइड चाहिए, हमें तो मेथाइल क्लोराइड, मेथिलीडीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये चारों मिल गए मीथेन के फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। तो अब यहाँ चार मिल गए और चारों का मिक्सचर मिला। अब चारों के मिक्सचर में सपोज करो हमें क्लोरोफॉर्म चाहिए, तो क्लोरोफॉर्म को वहां से सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए फिर हमें वेरियस मेथड का यूज करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या कोई डिस्टिलेशन के अदर प्रोसेस, ये सब यूज करने पड़ेंगे। तो हमें प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड नहीं मिले। लेकिन एल्कोहल से जब हम रिएक्शन, एल्कोहल से जब अल्काइल हैलाइड हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ ऐसे मेथड है जहां से हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो इसलिए एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन बेस्ट माना गया है कि बेस्ट है, और दूसरे चीप एंड बेस्ट। तो ये बेस्ट मेथड माना गया क्योंकि यहाँ प्योर अल्काइल हैलाइड मिलेगा, जिसका मेंशन हम आगे कर रहे हैं। तो फ्रॉम एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहाँ लिख लेना, एक ये चीज लिख लेना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट जो है लिखना फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से देखो कैसे ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले एल्कोहल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ROH से डिनोट करते हैं, ROH। और ऐसे ही एल्कोहल को लिख सकते हैं, आर के स्थान पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर एथाइल एल्कोहल लिख सकते हैं, अल्काइल को CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं,
एथाइल अल्कोहल लिख सकते हैं। अल्कोहल में एक ही नहीं होता, हम लोग अल्कोहल में कई चीजें पहले लेक्चर में बताया है कि अल्कोहल को हम लोग प्राइमरी हैलाइड जैसे लिखते हैं, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड, वैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल भी होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग यहाँ OH लगाएंगे। टर्सरी अल्कोहल की बात करें, 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो ध्यान दे देना, 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इन सभी से हम लोग हैलाइड को ऑब्टेन करेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सीखो, वो लर्न नहीं करना है, बिल्कुल बुक का लर्न तो करना पड़ता है हर चीज को। देखो बगैर लर्न किए कोई चीज आप स्टडी सही नहीं कर सकते। चाहे वो मैथ्स में हो तो मैथ्स का फार्मूला पढ़ते हो, फिजिक्स हो तो वहां भी फार्मूलेज एंड डिफिनेशंस ये सब स्टडी करते हो। लर्न करना बहुत जरूरी है। लर्न करके किसी चीज को हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। साथ में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को भी सीख सकते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको लर्न करते हैं तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। तो लर्न करना बहुत जरूरी है। तो अब ऐसे ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये लर्न करने से ज्यादा हमें समझना है यहाँ कि कैसे हो रहा है। समझना भी है, लर्न भी रखना है। तो देखो अल्कोहल की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखो जब अल्कोहल की रिएक्शन HCl से, इसको लास्ट में हम कराएंगे, ये आपके बुक में सबसे पहले HX की रिएक्शन पहले दिया होगा, लेकिन कुछ रिएक्शंस में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूँ। तो पहले PCl5 की रिएक्शन बता रहा हूँ, थायोनिल हैलाइड की रिएक्शन बता रहा हूँ जिस पर क्वेश्चन पुटअप किया गया, फिर HCl वगैरह की रिएक्शन बताएंगे। आपके बुक में थोड़ा सा सीक्वेंस आपके बुक से थोड़ा मैं अलग हटकर बता रहा हूँ, तो इसको कंसीडर करना सिर्फ से। तो ये PCl5 और आपके बुक के सभी कंटेंट मैं यहाँ पर टीच करूंगा, कोई कंटेंट लीव नहीं होगा। सम टाइम आपको अच्छा समझ में आए तो जैसा मैंने अपने रंग से फ्रेम किया है कोई चीज, तो उस चीज को डिलीवर करूंगा, वो थोड़ा सा ध्यान दिए रहना। लेकिन कोई कंटेंट आपका लीव नहीं होगा। अगर लीव कभी हो गया बाई चांस भूल से, तो आप तुरंत बता देना ये कंटेंट हमें और दो, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको बता दें, आप जितना डेप्थ स्टडी चाहते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट, जैसे कहते हैं हमें विद्वान बनना है, उस कैटेगरी उस ढंग से आपको मैं टीच करूंगा। वो मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप केमिस्ट्री में एक कह लो कि जैसे केमिस्ट्री में एक पॉइंट भी लगा दोगे तो उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये इसको कमेंट मत समझना, ये एक इंट्रोडक्शन है उनका। तो आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ जिससे आप ये जानते रहे कि मेरा टीचर ऐसा है, मैं ये बता सकता मुझे, जो आप विदाउट हेजिटेशन कोई चीज पूछ सकें। तो आप ये ध्यान दिए रहना कि एक छोटी सी छोटी भी बात होगी उसको भी खूब एक्सप्लेन करके हम बताने की क्षमता है मेरी, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आप कभी हेजिटेट मत होना, कोई चीज पूछने से हेजिटेट मत होना। किसी भी क्वेश्चन को, जो पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है तो ठीक है, टॉपिक नहीं भी है तो भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, लेकिन जिस समय टीच कर रहा हूँ, जिस समय कोई चीज आपको बता रहा हूँ, उस समय आप डायरेक्ट उसी चैप्टर से, उसी पॉइंट से डिस्कस करेंगे तो बेस्ट होगा। लेकिन अदर थिंग्स भी कोई पूछेंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसको बिल्कुल डेप्थ में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखें, PCl5 की रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अब एक पॉइंट आपके माइंड में डाल रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि कहीं भी OH हो, कहीं भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, अगर PCl5 की रिएक्शन है तो प्रोडक्ट जैसा जिस पैटर्न से मैं यहां बनाऊंगा, हमेशा उसी पैटर्न से आपको वहां पर बनाना होगा, चेंज नहीं करना है। वो पैटर्न निश्चित रूप से फॉलो होगा। हो सकता है कहीं पर पार्शियल, अगर बॉन्ड आप समझते हो, पार्शियल डबल बॉन्ड अगर ऐसा समझते हो, तो पार्शियल डबल बॉन्ड की कंडीशन में प्रोडक्ट हो सकता है कि हैलाइड का प्रोडक्ट थोड़ा सा कम बने, लेकिन बनेगा जरूर, प्रोडक्ट बनेगा जरूर, श्योर एंड सर्टेन। हो सकता है अमाउंट कम हो जाए। और कहीं भी सिंगल बॉन्डेड केस में आप देखोगे तो हर केस में ये रिएक्शन हमेशा फॉलो करेगी, चाहे वो अल्कोहल होगा,
चाहे वो एसिड होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, किसी प्रकार का कंपाउंड है अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है, OH ग्रुप रखता है, PCl5 के साथ रिएक्ट करने पर पूरा का पूरा OH ग्रुप, पूरा का पूरा OH ग्रुप मींस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ये कार्बन है ना, ये देखो, ये बॉन्ड तो कार्बन से रियल इसके बॉन्ड से लगा हुआ है, देखो रियल स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन कार्बन के बीच है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड का, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है इन केस ऑफ PCl5 रिएक्शन विद PCl5। जब अल्कोहल ट्रीटेड विद PCl5 then hydroxyl group completely replaced by halogen atom। हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होगा। एक बात और ध्यान दिएगा, कंपाउंड में जितना OH रहेगा, जितना नंबर OH का रहेगा, उतने मोल PCl5 की रिएक्शन हमें करानी होगी, उतने मोल PCl5 को लेकर रिएक्शन कराना हो। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर एक ही OH है, तो यहाँ पर PCl5 का 1 मोल लिया गया। सपोज करो किसी रिएक्शन में 2 मोल, सपोज करो ऐसे, मैं आपको दिखाता हूं कुछ कंपाउंड, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल, ये कंपाउंड भी आपके सामने आ चुका होगा अब तक। एथिलीन ग्लाइकॉल, सपोज करो कि हमें PCl5 से रिएक्शन कराना है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ PCl5 टेकन इन दिस रिएक्शन? 2 मोल। व्हाई? ड्यू टू रिएक्टेंट कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 एल्कोहलिक ग्रुप, 2 OH इसके पास है। इसलिए अगर इसकी रिएक्शन PCl5 से कराना हो तो कितने मोल लेना पड़ेगा? 2 मोल लेना पड़ेगा। सपोज करो यहां पर ग्लिसरॉल कंपाउंड ले लें, ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, देखो CH2OH, ग्लिसरीन जिसको कहते हो, ग्लिसरीन का ये फार्मूला है CH2OH, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे। अब अगर कोई आपसे कह दे कि हाउ मेनी PCl5 टेकन इन दिस रिएक्शन, completion of this reaction, तो आप क्या कहोगे? How many moles? 3 moles. Why? Due to 3 hydroxyl group present in this compound। इस कंपाउंड में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए जो है इसमें 3 मोल आपको लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन 3 मोल से होगी, 3 PCl5 से होगी। अब आपको बता दें पैटर्न, देखो कितनी रिएक्शन एक साथ आप कर सकते हो, कितनी रिएक्शन एक साथ आपके माइंड में, एल्कोहलिक रिएक्शन आ जाएगी, इथेरियल रिएक्शन आ जाएगी, कीटोनिक एंड एल्डिहाइडिक रिएक्शन आ जाएगी, एसिडिक रिएक्शन आ जाएगी, एस्टर की रिएक्शन आ जाएगी, एक साथ आप कर सकते हैं। एक साथ हजारों रिएक्शन आपके माइंड में रोटेट कर जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। आप अगर इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो आपको फिर लर्न करने की जरूरत बस इतना रहेगा कि PCl5 की रिएक्शन होगी, तो जो पैटर्न मैं बताने जा रहा हूं उस पैटर्न से आपको लर्न रखना है कि ये प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए। तो उसी को आप बनाएंगे और हमेशा देखेंगे कि आपका रिजल्टेंट बिल्कुल सही होगा। तो आपको इस रिएक्शन को नहीं लर्न करना है। अब देखो इसकी भी नहीं लर्न करनी पड़ेगी। अभी ये कहीं आया, देखते ही तुरंत आंसर आप बता दोगे कि आंसर हो जाएगा। ये फंडामेंटल जैसे जानोगे। सपोज करो ये नहीं है, ये कंपाउंड की बात कर रहा हूं, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, CHO, CHOH, 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 CH2OH। वैसे स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हो और वैसे बनाना चाहो तो इसको जो है आप इस साइड में बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो एक चीज आपको बता दें कि जब बात आती है, इधर बना दो, अभी सुविधाजनक होगा, देखने में अच्छा लगेगा। जब इसकी रिएक्शन करानी होगी, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, हाउ मेनी PCl5 taken in this reaction? How many moles of PCl5 taken in this reaction? 5 mole. Why? Due to 5 OH present in this compound, तो 5 mole PCl5 आपको लेना पड़ेगा इस रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए। और प्रोडक्ट का पैटर्न जो यहां बताऊंगा सेम पैटर्न रहेगा। आप देखते ही प्रोडक्ट बता दोगे तो आप देखोगे कि रिएक्शन तो मैंने एक ही बताया, ये एल्कोहल की ये रिएक्शन, लेकिन जितने केसेस आपके ये आएंगे, यही नहीं कि एल्कोहल की बात, OH ग्रुप की बात नहीं, मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक में OH हो,
ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH हो, एलिफैटिक, एरोमेटिक, कहीं भी OH हो, एरोमेटिक के केस में पार्शियल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड, तो वहां ये रिएक्शन गुड यील्ड नहीं देता हाइड्रोजन हैलाइड्स। लेकिन फिर भी आप जब कहीं रिएक्शन में आ जाता है तो आपको बनाना पड़ता है, हैलाइड्स ही बनाना पड़ता है। आपको बताएंगे कन्वर्जन में उसका यूज बताएंगे। तो अब देखो यहां पर बात कर रहे थे, ऐसे ही एक कंपाउंड में लेता हूं एसिड। क्या एसिड की बात जब करोगे तो क्या एसिड में OH नहीं है क्या? यहां पर भी देखो OH प्रेजेंट। अगर इसकी रिएक्शन PCl5 से कराओगे तो 1 मोल लेना पड़ेगा, ये OH को रिप्लेस करेगा कंप्लीटली। तो ये ध्यान देना है कि ये रिएक्शन जब भी हम कराएं, OH कहीं भी हो, नंबर ऑफ OH हम देखेंगे कि कितना है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 लेंगे। अब प्रोडक्ट की बारी आई, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, इस प्रोडक्ट को बता रहा हूं, आप सब बना लोगे, हर एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आप बना लोगे। प्रोसेस देखो मैंने क्या बताया कि जब भी PCl5 की रिएक्शन OH के साथ आप कराते हैं, OH कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कराते हैं, एल्कोहलिक कंपाउंड से कराते हैं, तो होल OH, इट मीन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, होल OH, कंप्लीट OH, रिमूव कंप्लीट OH रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ PCl5। तो एक हाइड्रोजन एटम द्वारा पूरा OH रिप्लेस हो जाएगा, RCl बन जाएगा। अब देखो बाकी क्या होता है, एक Cl देखो इसका चला गया, किसके साथ? R के साथ चला गया। अब एक Cl H के साथ भी चला जाएगा, एक Cl H के साथ, देखो एक प्रोडक्ट यहाँ HCl भी बनेगा। अब बचा क्या आपके पास? PCl3, 2 Cl यूज हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ निकल गया HCl बना लिया, एक R के साथ निकल गया RCl एल्काइल हैलाइड बना लिया, हाइड्रोएल्केन्स बना लिया, और अब बचा PCl3 और एक ऑक्सीजन, तो ये बना लेगा यहाँ देखो POCl3, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड। आप क्लोराइड भी कह दोगे चलेगा, लेकिन फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड है, तो फास्फोरिल क्लोराइड बन गए। आप इतना ही नाम लोगे तब भी माना जाएगा, इतना फास्फोरिल क्लोराइड बन गए। तो फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड की बात कर रहे थे, 3 क्लोरीन है इसलिए 3 नाम लिया। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, ये पैटर्न याद रखना हर स्थान। अब जितना मोल OH हो उतना मोल ये बढ़ता जाएगा। मान लो 2 मोल ऑफ OH कहीं पर है, 2 मोल, 2 OH प्रेजेंट है, 2 एल्कोहलिक ग्रुप कहीं प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर इसके 2 मोल हो जाएंगे, इसके भी 2 मोल हो जाएंगे। अब जैसे इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में क्या बनाओगे बेटा? पूरा का पूरा OH, मैंने कहा पूरा का पूरा OH रिप्लेस होगा, कितने मोल से? 1 मोल होता तो 1 मोल हाइड्रोजन से ये रिप्लेस होता, तो ये बनता CH2Cl, दूसरा भी OH रिप्लेस हुआ CH2Cl, ये बन जाएगा मेन प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट में 2 ClH के साथ निकल जाएंगे, देखो 2 ClH के साथ निकल गए तो 2HCl बन गया, प्लस अब बचा कितना? 2, ये कंपाउंड अलग है, 2 O बचे और 2 PCl3 बचा, तो ये POCl3 के फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड के 2 एटम बच गए, 2 एटम ऑफ द फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ऐसे इसका अगर बनाना हो तो बताओ, अब सेल्फ से इसका प्रोडक्ट बना लोगे कि नहीं? सेल्फ से ग्लिसरॉल की रिएक्शन, ये ग्लिसरॉल है बेटा, ग्लिसरॉल बहुत यूज होता है, सोप फॉर्मेशन में यूज होता है मेनली, अगर केमिकली बात करें, लेकिन बॉलीवुड में, अपन के बॉलीवुड में खूब यूज होता है। बॉलीवुड में रोते हैं ना एक्टर एक्ट्रेस, तो ग्लिसरॉल थोड़ा सा, ग्लिसरीन भी कहते हैं इसको, हल्का सा लगा लिए तो आंसू टीयर निकलने लगता है, तो वो रोने के काम में भी आर्टिफिशियल वीपिंग करनी है तो इसका यूज करते हैं। लेकिन हाँ ध्यान दिए रहना कि इसका डाइल्यूट फॉर्म यूज किया जाता है, कंसंट्रेट फॉर्म नहीं। कंसंट्रेट फॉर्म स्किन को निकाल देगा, अगर कंसंट्रेट फॉर्म लगा दिया तो फिर वहां से स्किन हटा देगा। जहां ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है, जहां स्किन को खूबसूरत बनाता है, बनाने के काम में भी आता है, लेकिन इसका कंसंट्रेट फॉर्म लगाने पर नहीं, बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म यूज किया जाता है। सोप वगैरह में डाइल्यूट फॉर्म रहता है, सोप जैसे PS है 98% ग्लिसरॉल है, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म उसका यूज किया। तो अब देखो यहां पर बात कर रहे थे इसके कंपाउंड की,
तो आप देखो प्रोडक्ट तुरंत बना लोगे, देखते ही बताओगे कि ये बन जाएगा यहाँ पर CH2 all OH replaced by halogen atom CH2 CH2 Cl 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 ट्राइक्लोरोप्रोपेन बन जाएगा 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। आईपैक नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। आप देख कर बना सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट की बात करें, बाई प्रोडक्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, मेन प्रोडक्ट को देखा जाता। मेन प्रोडक्ट ये बन गया, लेकिन बाई प्रोडक्ट की बात अगर हम लोग करें तो बाई प्रोडक्ट ठीक इसी पैटर्न से, जैसे आपने ये बनाया, जैसे आपने फर्स्ट रिएक्शन में बनाया था, वैसे ही बाई प्रोडक्ट यहां पर बना सकते हैं। तो बाई प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर 3HCl बन जाएगा प्लस 3 फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। ये बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे इसका, ये मेन प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, मेन प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें प्राइमरी अल्कोहल की बात किया था, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एक बार इसके रिएक्शन को आप देखें। ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब प्राइमरी अल्कोहल की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब बात अगर इसकी करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के रिएक्शन कराओगे तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो वही है, सेम। यहां से OH, ये CH3 CH2 Cl HCl PCl5 POCl3। ठीक है, ऐसे यहां प्रोडक्ट, यहां Cl लग जाएगा बेटा, सेकेंडरी कार्बन पर Cl, सेकेंडरी हैलाइड मिल जाएगा। जहां यहां प्राइमरी हैलाइड मिला फर्स्ट केस में, वैसे सेकेंडरी हैलाइड यहां मिल जाएगा। थर्ड केस में देखो टर्शियरी हैलाइड, यहां का OH निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 Cl, टर्शियरी हैलाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। अब बात आती है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल की। आपको बता दें, प्राइमरी अल्कोहल तब कहोगे जब प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा हो। देखो ये प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन किसको बताया मैंने कि जब कोई कार्बन एक डायरेक्ट एक सिंगल कार्बन से अटैच्ड हो तो उसे प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से OH लग गया तो प्राइमरी अल्कोहल। और सेकेंडरी कार्बन, देखो सेकेंडरी कार्बन किसको बताया मैंने, सेकेंडरी कार्बन में ये बताया कि जब व्हेन कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर कार्बन, रियल स्ट्रक्चर इसका बनाओगे, देखो ऐसे बनेगा कि नहीं, ये बनेगा CH3 इस प्रकार से, CH3 ये डायरेक्ट अटैच्ड है, देखो ये कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, ये कार्बन से, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। दो कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है ये कार्बन, इसलिए सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ऐसे ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये कार्बन देखो 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। 4 डिग्री अल्कोहल नहीं बन सकता क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंसी को फॉलो करता है, तो 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान दिए रहना। ऐसे 3 डिग्री हैलाइड होता है। ये आपस में पोजिशनल आइसोमर है। आपस में कैसे आइसोमर है, ये पोजिशनल आइसोमर है, ये ध्यान दिए रहना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल और पोजिशनल आइसोमर, उस पर डिस्कशन करेंगे बाद में। तो आइसोमर की एक सीरीज, लेक्चर सीरीज देंगे, उससे आप देख लेना। तो बस आज यहीं तक स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू।